नमस्कार दोस्तों, आज हम चालू कर रहे हैं स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर में इम्पेयरमेंट विद मैथमेटिक्स। इम्पेयरमेंट विद मैथमेटिक्स, जैसा कि हमने बात की थी कि लर्निंग डिसेबिलिटी को जनरली स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। पहला है आरडी यानी कि रीडिंग डिसऑर्डर, जिसमें हमने डिसलेक्सिया और अदर डिसऑर्डर के बारे में समझा। दूसरा जो है वो है इम्पेयरमेंट विद मैथमेटिक्स, जिसकी हम अभी बात करने वाले हैं। हाँ जी, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जी, सबसे पहले है डेफिनेशन। डेफिनेशन यानी कि डिफाइनिंग, मतलब परिभाषा देना। अगर हम मैथमेटिकल डिसऑर्डर की बात करें तो इसको एक कैटेगरी में रखा जाता है, डिस्कैल्कुलिया, एज, नेचर। इसकी बात हम ऑलरेडी पिछले सेशंस में कर चुके हैं और अब हम जिस सेक्शन पे हैं, यानी कि जो हमारे बुक के चैप्टर नंबर 3 में एलडी दिया हुआ है, उसके अंदर ये सारी चीजें डिस्कैल्कुलिया के बारे में दी हुई हैं और जिनकी हमने डिस्कशन बुक में से ही किया था। नेक्स्ट सेक्शन में हम आगे चलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि टीजीटी स्पेशल एजुकेटर के लिए अपियर करेंगे, और जो पीआरटी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको देख सकते हैं, बट इतना गहराई से गहनता से चीजें नहीं पूछी जाती हैं। तो इट रेफर्स टू इम्पेयरमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ अरिथमेटिक स्किल इंक्लूडिंग बट नॉट रिस्ट्रिक्टेड। याद रखेंगे, इंक्लूडिंग बट नॉट रिस्ट्रिक्टेड, ये चीजें शामिल हैं, बट जरूरी नहीं कि केवल इतनी ही सीमित है। हाँ, तो टू कंप्यूटेशनल प्रोसीजर। कंप्यूटेशनल प्रोसीजर इसमें शामिल होता है, यानी कि आप जो गणना करते हैं, गणना इसमें शामिल होती है, गणनाओं की गड़बड़ी होती है वो शामिल होती है। यूज टू सॉल्व अरिथमेटिक प्रॉब्लम। अरिथमेटिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो गणना से आधारित जो समस्या होती है वो इसमें आती है। दी रिप्रेजेंटेशन एंड रिट्रीवल ऑफ बेसिक अरिथमेटिक फैक्ट्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म मेमोरी। हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी से जो बेसिक अरिथमेटिक फैक्ट को निकालने की बात होती है, उसका इस्तेमाल करने की बात होती है, यहाँ पे समस्याएं आती हैं। वो भी अवेलेबल हो जाएंगी जो पुरानी वीडियोस जो बनी हुई हैं। हाँ, थोड़ा सा अभी ये जो पूर्ण रूप से जो ऑनलाइन हो गया है, इसके चक्कर में थोड़ा सा प्लानिंग एंड सुपरविजन में प्रॉब्लम हो रही है। आप लोगों को पता है इतना ऑनलाइन फ्रेंडली तो मैं हूँ नहीं कि इतने सारे बैचेस में ले सकूँ एक दिन में, लेकिन हाँ, आई एम जस्ट ट्राइंग। और फिर नई ऐप है तो उसके कारण हो रहा है, बट सेशन शैल बी अलाउड। थोड़ा सा जल्दी कोशिश करेंगे। चलिए, प्रॉब्लमेटिक स्किल्स इन मैथमेटिक्स डिसऑर्डर। प्रॉब्लमेटिक स्किल्स क्या होते हैं अरिथमेटिक डिसऑर्डर में? 4 ग्रुप्स ऑफ स्किल्स आर पुअरली अचीव। 4 प्रकार के स्किल्स होते हैं जिनको की अचीव करने में समस्या होती है। सबसे पहले होता है लिंग्विस्टिक स्किल, अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल टर्म्स एंड कन्वर्टिंग रिटन प्रॉब्लम्स इनटू मैथमेटिकल सिंबल। होता यह है कि अब मैं इसे लिख रहा हूं या इसे लिख रहा हूं तो ये जो चूंकि और इसलिए होते हैं, यानी देयरफॉर और बिकॉज, इसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। भाई ये क्या है अल्फा, ये क्या है बीटा, ये क्या है एप्सिलॉन, लेकिन इनको समझने में इनका अपना एक मीनिंग है। प्लस माइनस डिवाइड, इनका अपना एक मीनिंग है। दूसरा जो आता है वो है, अभी थोड़ा सा ध्यान दोगे लेसन पे, अपनी समस्याओं को लाने की बजाय लास्ट में समस्याएं डिस्कस कर लेंगे। परसेप्चुअल स्किल्स, द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड सिंबल्स एंड ऑर्डर क्लस्टर्स ऑफ नंबर्स। परसेप्चुअल स्किल, परसेप्शन क्रिएट करना कि आप रिकॉग्नाइज यानी पहचान बना पा रहे हैं, तो आपकी जो पहचान है वो, और दूसरा अंडरस्टैंडिंग सिंबल्स यानी प्रतीक की पहचान, समझ, और क्लस्टर ऑफ नंबर्स यानी कि अगर बहुत सारे नंबर्स को आपको हायरार्की में लिखना है 1 2 3 4 तो उसकी समस्या होती है। तीसरा मैथमेटिकल स्किल्स, जैसे कि बेसिक प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड के जो फंडे होते हैं, जो फार्मूले होते हैं, उसको समझने में समस्या है ना। हाँ, बिल्कुल, थैंक यू सो मच सुनैना। अटेंशनल स्किल, अटेंशनल स्किल यानी अटेंशन डेफिसिट भी होता है कभी कभी। कॉपिंग फिगर करेक्टली एंड ऑब्जर्व सिंबल्स करेक्टली, सिंबल्स को करेक्टली ऑब्जर्व करना या फिर फिगर्स को करेक्टली समझना। फॉर एग्जांपल, ये क्या है, ये ट्राइंगल है, ये एक रेक्टेंगल है। अब इसको समझना भी प्रॉब्लम होती है कभी कभी। तो इस तरीके की 4 प्रॉब्लम आती है। 1 इज लिंग्विस्टिक, सेकंड परसेप्चुअल, थर्ड मैथमेटिकल और फोर्थ अटेंशनल। इनको 4 सेक्शंस में डाल दीजिएगा, आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया। राइट, सीधा पूछा जाता है इनमें से कौन सी समस्या मैथमेटिकल समस्याओं में शामिल नहीं होती, और आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशल विजुअल एरिया में होते हैं, और जो कि राइट्स में हेमिस्फीयर। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल राइट हेमिस्फीयर का बड़ा रोल होता है इसमें। एटियोलॉजी में आते हैं, इसमें कौन से फैक्टर्स, कौन से कारक। एटियोलॉजी की जब भी बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं किसकी, कारकों की। कारक कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है साइकोलॉजिकल, दूसरा होता है न्यूरोलॉजिकल, तीसरा होता है जेनेटिक, चौथा होता है एनवायरमेंटल और पांचवा होता है इमोशनल। कितने फैक्टर हो गए? 5। अब बाकी तो आपने समझे ही होंगे, और इमोशनल शायद आपने नहीं समझा होगा। हम सारे फैक्टर्स की बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। कोर न्यूरोसाइकोलॉजिकल फैक्टर, जैसे इंपेयरमेंट इन नंबर सेंस। याद रखिएगा, नंबर्स की सेंस बनने में, भाई ये 1 है, पर ये 1 है क्यों, ये 2 है, 2 क्यों है। द टर्म नंबर सेंस इज यूज्ड टू रेफर टू डिस्टिंक्ट कंस्ट्रक्ट। इसमें 2 चीजें शामिल होती हैं। नंबर की सेंस बनने में 2 चीजें शामिल होती हैं।
पहला है नंबर 1, बायोलॉजिकली बेस्ड नॉन वर्बल कैपेसिटी टू एस्टिमेट न्यूमेरोसिटी, यानी कि नॉन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड सच एज एरे ऑफ डॉट्स। मतलब क्या हुआ, ये जो डॉट्स हैं क्या ये न्यूमेरिकल एबिलिटी को प्रेजेंट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। कितने डॉट्स हैं? ये क्या हुआ, नॉन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये तो हुआ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये हुआ नॉन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। प्रॉपर्टी ऑफ द विजुअल सिस्टम, क्या जो आप देख करके पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप इनकी समझ बना पा रहे हैं? यानी मैंने सिर्फ डॉट्स लगाए हैं, अगर आपको ना दिख रहे हो तो मैं थोड़े से बड़े कर देता हूं। क्या इन डॉट्स का क्या मीनिंग निकल रहा है? क्या इनसे हमारे जहन में सबसे पहले नंबर्स आ रहे हैं कि ये 7 डॉट्स हैं? एक तो ये वाला हो गया जिसे विजुअल परसेप्शन बोलते हैं, तो ये, और दूसरा हो गया एन अक्वायर्ड वर्बली बेस्ड एबिलिटी थ्रू एनकल्चरेशन एंड फॉर्मल स्कूलिंग, ये वाले नंबर्स यानी 1 2 3 4। ये क्या होता है? एनकल्चरेशन से। क्यों हम यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं एनकल्चरेशन? क्योंकि हर कल्चर में 1 2 3 4 अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। कभी रोमन भी हो सकता है, कहीं पे ग्रीक ऑर्डर में हो सकता है, कहीं पे हिंदी वाला हो सकता है। तो इन सब के अंदर डिफरेंसेस होंगे। कैसे? कल्चर के आधार पर। तो कल्चर के आधार पर न्यूमेरोसिटी में प्रॉब्लम हो सकती है। इसको न्यूमेरोसिटी कहते हैं। न्यूमेरोसिटी मतलब किसी एक पर्टिकुलर नंबर की पहचान करने की क्षमता को न्यूमेरोसिटी कहते हैं किसी भी व्यक्ति में, राइट? तो ये दो प्रकार की हो गई, एक तो हो गई नॉन सिंबॉलिक, एक हो गई सिंबॉलिक। सिंबॉलिक वो हो गई जिसमें अक्षर लिखे हुए हैं, नॉन सिंबॉलिक वो हो गई जिसमें कि वो अक्षर नहीं लिखे हुए, लेकिन क्या हमारे जब हम डॉट्स देखते हैं, लाइंस देखते हैं, तो हमारे जहन में क्या आता है? मैग्नीट्यूड या उसकी संख्या आ रही है या नहीं आ रही है, इसके आधार पर होता है। तो ये हो गए साइकोलॉजिकल फैक्टर कि हमारा जो दिमाग है उसके अंदर ये मीनिंग क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। हाँ, एनकल्चरेशन क्या होता है? ये बढ़िया क्वेश्चन है। एनकल्चरेशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं पैदा हुआ इंडिया में, लेकिन पैदा होते ही मेरे माँ बाप मुझे कनाडा ले गए, तो मैं कनाडा के कल्चर में ढल गया, किसी संस्कृति में ढलना, इसको कैनेडियन कल्चर में मेरा एनकल्चरेशन हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि कनाडा के अंदर जिस तरीके से नंबर्स का उपयोग किया जाएगा वही मेरे लिए काम का होगा। और हो सकता है कि मेरे जहन में कनाडा में जिस तरीके से नंबर्स का उपयोग किया जाता है उसकी समझ ना बन रही हो, है ना? एनकल्चरेशन को दूसरे तरीके से अगर समझाएं तो किसी भी एक व्यक्ति का किसी नई संस्कृति में जाने से वहां की संस्कृति में ढलना ही एनकल्चरेशन कहलाता है। एक्लचरेशन क्या होता है? किसी के अंदर किसी गुणों को डाल देना एक्लचरेशन होता है ना? चलो, दूसरा आता है न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स। न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स यानी कि आप ध्यान से समझिएगा, ये एक ऐसा सेक्शन है डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ठीक है? पीआरटी में अभी तक नहीं पहुंचे यहां तक, लेकिन पीजीटी में बिल्कुल डेफिनेट डैम श्योर ये पेपर में आएगा। इंफीरियर पैरेटल सल्चस प्लेज ए डोमिनेंट रोल इन न्यूमेरिकल प्रोसेसिंग। याद रखिएगा, इंफीरियर पैरेटल सल्चस, ब्रेन का पीछे वाला जो हिस्सा होता है उसमें सल्चस होते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसमें? न्यूमेरिकल प्रोसेसिंग में। बिल्कुल इसी तरीके से राइट डाउन कर लीजिएगा, अभी दिखाऊंगा पिक्चर। प्रोएक्टिव इन्फ्लुएंस एन्कोडिंग होना, हाँ उस तरीके से देख सकते हैं। गुड वन। एफएमआरआई, फंक्शन ऑफ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो चिल्ड्रन यूज फ्रंटल रीजन, याद रखेंगे कौन सा रीजन? फ्रंटल रीजन ड्यूरिंग कैलकुलेशन के दौरान बच्चे जो होते हैं वो फ्रंटल रीजन का इस्तेमाल करते हैं। नोट डाउन कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रंटल रीजन यानी ललाट, सामने वाला हिस्सा। Whereas adults use in parietal areas, ये ध्यान रखिएगा। तो बच्चे जो होते हैं वो फ्रंटल रीजन का इस्तेमाल करते हैं, जो बड़े होते हैं वो पैरेटल का यूज करते हैं। कारण क्या हुआ? आ जाते हैं इस पे। फ्रंटल का इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनके लिए होती है वो प्रॉब्लम, कैलकुलेशन करना बच्चों के लिए होती है प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहे होते हैं फ्रंटल रीजन से। बड़ों के लिए होता है परसेप्शन, जो उन्होंने सीखा हुआ है उसके आधार पर करते हैं, तो वो इसलिए पैरेटल एरियाज का इस्तेमाल करते हैं, राइट? Children may have to use attentional and working memory resources until they acquire adult। दूसरा कारण क्या है? बच्चों को अटेंशनल और वर्किंग मेमोरी का इस्तेमाल करने के लिए टाइम लगता है। जब वो उसका इस्तेमाल करने लगते हैं तो वो एडल्ट लाइक लेवल पे पहुंच जाते हैं। इसको कहते हैं ऑटोमेटिसिटी, है ना? जब वो परसेप्शन का इस्तेमाल करने लगे, जब वो वर्किंग मेमोरी का इस्तेमाल करने लगे, तो वो ऑटोमेटिसिटी एंड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन फॉर मेंटल अरिथमेटिक। और वो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की स्थिति में पहुंच गए। तो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन वो हुआ जब आप अटेंशन रखना और वर्किंग मेमोरी का इस्तेमाल करना आपने सीख लिया। जब आपने अटेंशन और वर्किंग मेमोरी सीख ली तो आप पैरेटल एरियाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप बच्चे थे तब आप फ्रंटल का इस्तेमाल कर रहे थे क्योंकि आप वर्किंग मेमोरी का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, राइट? ये हमें कहां से पता चला? एफएमआरआई से पता चला, ठीक है? मैग्नेटिक रेजोनेंस से। एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में क्या होता है? डिक्रीज्ड ग्रे मैटर इन द लेफ्ट पैरेटल लोब। अब पैरेटल लोब जो होता है
उसके लेफ्ट और राइट दोनों, भाई राइट सेक्शन जो होता है वो ज्यादा यूज होता है, लेकिन लेफ्ट सेक्शन भी यूज होता है। अब लेफ्ट सेक्शन जो होगा पैरेटल लोब का, उसमें ग्रे मैटर डिक्रीज हो गया। अगर ग्रे मैटर डिक्रीज हो रहा है, ये नजर आ रहा है, इट मींस मैथमेटिकल कैलकुलेशन प्रॉब्लम होगी। इस तरीके से मान सकते हैं ग्रे मैटर कम है। ग्रे मैटर यानी कि सॉल्यूशन करने की क्षमता, यानी कि जो न्यूरॉन्स में जो केमिकल है वो कम हो गए, और जब ये कम हो गए तो ऐसी स्थिति में उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता कम हो गई। मोreover कैलकुलेशंस एबिलिटी वाज फाउंड टू बी रिलेटेड टू प्लाज्मा टोरिन। याद रखेंगे प्लाज्मा टोरिन का जो लेवल होता है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए महत्वपूर्ण होता है। लिख लीजिएगा कॉपी में, प्लाज्मा टोरिन का जो लेवल होता है वो रोल निभाता है किसमें, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में। अब जो प्लाज्मा टोरिन होता है इन द न्यूनेटाल पीरियड, सिंस टोरिन इज इंपॉर्टेंट इन न्यूरल डेवलपमेंट, तो जो प्लाज्मा टोरिन होता है वो क्या हुआ, जिस वक्त में आप पैदा होने वाले होते हो उस वक्त में आपका जब ब्रेन बनता है तो वहां पे एक प्लाज्मा होता है टोरिन के रूप में, जिससे कि आपका न्यूरल डेवलपमेंट होता है। अगर वो कम है तो आपका ब्रेन डेवलपमेंट कम होगा, पैरेटल लोब में ग्रे मैटर कम होगा। जब वो कम होगा तो आपकी कैलकुलेशन आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। चलिए, व्हाट इज ग्रे मैटर? ग्रे मैटर प्रॉब्लम सॉल्व करता है, क्रिएटिव आइडियाज लाता है। व्हाट इज व्हाइट मैटर? ग्रे मैटर को बेहतर होने में व्हाइट मैटर की भूमिका होती है। तो व्हाइट मैटर क्या करता है, ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और ग्रे मैटर क्या करता है, सिचुएशन को सॉल्व करता है। इज इट क्लियर? तो बेसिकली सिचुएशन सॉल्वर होता है ग्रे मैटर, और उसको एनवायरमेंट प्रोवाइडर होता है व्हाइट मैटर। ठीक, बड़ा बेसिक सा है, ये समझते हैं, बड़ी मजेदार चीज है। होता क्या है जब हम कह रहे हैं कि जो पैरेटल लोब में जो सल्चस होता है, तो जिसे कि इंट्रा पैरेटल सल्ची कहते हैं, उसका क्या रोल होता है, तो यहां देखते हैं। देखो भाई, ये मेरा कौन सा हाथ है, राइट हैंड, और ये कौन सा है, लेफ्ट हैंड। तो ये जो लेफ्ट हैंड है इसकी समझ यहां से आएगी, और राइट हैंड की समझ यहां से आएगी, राइट। अब इसकी मैंने 5 उंगलियां दिखाई और इसकी मैंने 3 उंगलियां दिखाई, राइट। ये जो 3 है ये 5 से अलग है ना। तो 3 के लिए मेरी जो पैरेटल लोब है, पैरेटल लोब क्या करता है, पैरेटल लोब तो एक इमेजिंग क्रिएट करता है ना। तो पैरेटल लोब जो इमेज क्रिएट करेगा उसमें 3 की इमेज छोटी और 5 की इमेज बड़ी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। लेकिन जो बन रही है वो कैसी बन रही है, 3 और 5 दोनों की इमेज लगभग बराबर बन रही है, प्रॉब्लम है। 3 की बड़ी बन रही है, 5 की छोटी बन रही है, प्रॉब्लम है ना। ये जो 5 है और ये जो 3 है तो डिफरेंट। मेरे दिमाग में जो इमेज बन रही है वो बड़ी और छोटी होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड बड़ा और छोटा होना चाहिए, पर वो बड़ा और छोटा बन नहीं रहा। वो क्या बन रही है, लाइन सेम बन रही है। ये प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि इंट्रापैरेटल सल्ची का अभाव है, राइट। तो मेरा जो लेफ्ट ब्रेन है, मेरा जो लेफ्ट पैरेटल लोब है, या मेरा जो राइट पैरेटल लोब है, वो समझ बनाने में सक्षम नहीं है, राइट। तीसरा आता है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर में 2 प्रकार के फैक्टर को यही स्टडी कर लेते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर और फैमिली स्टडी। भावनाओं में बह करके मैं पानी पीना भूल जाता हूं, जबकि थोड़ा थोड़ा पानी पीता रहूंगा तो तुम लोगों से ज्यादा देर तक गुफ्तगू और गप्पे मार सकूंगा। अब तुम गप्पे मारने मतलब मेरा कोई उद्देश्य नहीं तुमसे गप्पे मारने का। चलिए फैमिली स्टडीज की बात करते हैं। 50 to 60% of all siblings and parents of children with mathematical disorder also have mathematical disorder। मतलब एलडी के केस में हमने यही पाया था डिस्लेक्सिया में भी, लेकिन वहां पे परसेंटेज हायर था, 69 to 80%। यहां पे है 50 to 60% सिबलिंग्स, यानी भाई और बहन, पेरेंट्स यानी अभिभावक, सभी को ये समस्या होगी। अगर पेरेंट्स के अंदर वो समस्या है, सिबलिंग्स में है, तो 50 to 60% केसेस में अन्य लोगों को भी होगी। हाँ, ज्यादा बेटर रहेगा तुम लोग थोड़ा थोड़ा याद दिलाते रहो, क्योंकि मुझे पक्का बताया मुझे कोरोना था पर मैं जीवित रह गया। टू डेट नो स्पेसिफिक जीन्स फॉर मैथमेटिकल डिसऑर्डर या डिस्कैल्कुलिया। हमें कोई भी ऐसा नहीं पता चला कि कोई पर्टिकुलर जीन अफेक्टिव होता है, यानी कि पर्टिकुलर कॉज ढूंढना इज डिफिकल्ट। वी कैन नॉट फाइंड पर्टिकुलर कॉज की क्या है, लेकिन ये जरूर है कि पारिवारिक रूप से होता है, क्योंकि 50 to 60% का बहुत बड़ा डेटा है भाई। अब आते हैं इसके बाद में एनवायरमेंटल। अच्छा, इसमें अगर कोई पूछे तो ये 2014 के बाद की है कंफर्मेशन, ठीक है ना। 2003 तक जो कंफर्मेशन था वो हम कहते थे कि हायर रिस्पांस है, लेकिन स्टडीज पूरी नहीं हुई थी, इसलिए आउटकम नहीं थे उतना स्ट्रॉन्ग। साइको सोशल एडवर्सिटी एंड स्कूलिंग। कई बार क्या होता है कि आप जिस समाज में रह रहे हैं या फिर आपकी जहां पे स्कूलिंग हो रही है उसके कारण भी ये समस्या हो जाती है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा थियोरेटिकल सोसाइटी का हिस्सा हैं, जहां पे थियोरेटिकल चीजों पे ध्यान दिया जाता है, इन दैट केस आपका जो मैथमेटिकल एक्यूमेन है हो सकता है गड़बड़ हो जाए। अफेक्टिव फैक्टर्स, एंजाइटी एंड मोटिवेशन।
एनवायरमेंटल फैक्टर में एक महत्वपूर्ण फैक्टर काम करता है एंजाइटी, मोटिवेशन की कमी होना और एंजाइटी होना। एंजाइटी के दौरान आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन में फेल हो। जिसको बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है उसके अंदर लर्निंग डिफिकल्टी के रूप में डिस्कैल्कुलिया मिलना संभव है। Children from low income households have a low level of numbers. जहां पे लो इनकम हाउसहोल्ड है वहां पे उनके पास में उनकी नंबर्स के प्रति जो समझ है वो उतनी बेहतर नहीं है। नंबर सेंस उनकी गड़बड़ होती है एंड बिकॉज ऑफ देयर पुअर एक्सपीरियंसेस, क्योंकि वहां पे एक्सपीरियंस कम होते हैं, नंबर्स के उतने ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होते। इसका मतलब क्या है, जहां पे स्टिमुलस ज्यादा होगा वहां एक्सपीरियंस ज्यादा होगा। बड़ा सिंपल सा फंडा आपने पढ़ा था ना। और जहां पे स्टिमुलस कम होगा वहां एक्सपीरियंस कम होगा, जहां एक्सपीरियंस कम होगा वहां पे ये डिसेबिलिटी ज्यादा देखने के लिए मिल सकती है, राइट। दैट इज जेनेटिक फैक्टर। आगे आते हैं इमोशनल फैक्टर्स। मैथ्स एंजाइटी रेफर्स टू इंक्रीज्ड फिजियोलॉजिकल रिएक्टिविटी, negative cognitions, avoidance behavior and substandard performance when presented with maths student. Physiological reactivity, आप मैथ्स की क्लास में जाते ही बहुत सारे लोगों को पसीने छूट जाते हैं। पसीने आना क्या है, फिजियोलॉजिकल रिएक्टिविटी। नेगेटिव कॉग्निशन, भाई सवाल तो ना हो पाएगा, ऐसा होता है ना। अवॉइडेंस बिहेवियर, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ट्रूएंट होते हैं, पढ़ना ही नहीं चाहते, भाग ही जाते हैं मैथ्स की क्लास से, है ना। एंजाइटी अनएबल टू सॉल्व प्रॉब्लम बिकॉज लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड इनएक्टिवनेस अराइज, दैट इज व्हाई अनएबल टू यूज फ्रंटल लोब पार्ट। एग्जैक्टली जिसकी हमने बात की थी, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर पाते ना, क्योंकि एंजाइटी के दौरान हमारा फ्रंटल लोब क्लोज होने लगता है। तो अवॉइडेंस बिहेवियर, बहुत सारे बच्चों में तो अवॉइडेंस होता है जिसके कारण कि वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते। अवॉइड करना मतलब सिचुएशन को अवॉइड कर देना। बड़े सिंपल क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा एक इमोशनल फैक्टर है तो आपके लिए आसान होगा। हाँ, फ्रंटल का ये हिस्सा हो गया, प्री फ्रंटल, ठीक है। सब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, व्हाट इज सब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस? सब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस क्या है? यार देखो, एक्चुअली में होता ये है कि आपके पास अगर स्टिमुलस कम है और आपके पास इनकम स्टिमुलस में आपका एक्सपीरियंस कम है तो आपको ज्यादा समय लगेगा उन चीजों को सीखने में, पर समय कम होता है। और इस समय कम की स्थिति में आप सब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस करते हैं, यानी चीजों को छोड़ देते हैं। और प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, फिर आपको मैथ्स से डर लगने लगता है और आप कैलकुलेशन से घबराने लगते हैं। दैट इज कॉल्ड मैथमेटिकल प्रॉब्लम, है ना। एज मैथ्स एंजाइटी इंक्रीज, वर्किंग मेमोरी इज कॉम्प्रोमाइज्ड एंड मैथ अचीवमेंट डिक्लाइंस। जैसी मैथ की एंजाइटी बढ़ती है, आपकी जो वर्किंग मेमोरी है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। कॉम्प्रोमाइज मतलब कि आपकी जो वर्किंग मेमोरी है आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिसकी बात सुनैना ने की है कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है वो बंद होने लगता है ना। मैथ्स एंजाइटी इज कॉमन सो पर्टिकुलरली इन फीमेल्स। अब ये जो फंडा है इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ध्यान से समझिएगा इसको, जब एंजाइटी का डेटा आता है तो फीमेल हाई में, अब जिसको जनरल एंजाइटी है यानी जीएडी, उसको मैथ्स के केस में भी एंजाइटी होने के चांसेस हैं, क्योंकि वो भी तो एक प्रॉब्लम है ना। हर क्वेश्चन अपने आप में मैथ्स में तो प्रॉब्लम ही है, तो वो जैसी वो प्रॉब्लम आती है तो जिसको जीएडी का फैक्टर है उसको मैथ्स के टाइम पे भी एंजाइटी होगी। इसलिए फीमेल में मैथ्स को लेकर के हाई एंजाइटी पाई जाती है। ये डेटा है, बिल्कुल करेक्ट तरीके से याद रखिएगा, ठीक है ना। देयर इज नो प्रॉब्लम। पर अगर मैं ये कहूं कि महिलाएं मैथमेटिक्स में खराब होती हैं, ये गलत है। अगर मैं ये कहूं कि महिलाओं में मैथ्स एंजाइटी ज्यादा होती है, ये सही है, राइट। तो स्टीरियोटाइप मत क्रिएट कीजिएगा, यहाँ पे कोई प्रेजुडाइज क्रिएट मत कीजिएगा। बस इस डेटा को याद रखिएगा कि मैथ्स एंजाइटी जो है वो कॉमन है, पर्टिकुलरली इन फीमेल, ठीक है। इसके बाद आते हैं साइन ऑफ मैथमेटिकल डिसऑर्डर। हैज डिफिकल्टी विद काउंटिंग, मे काउंट ऑन फिंगर्स। काउंटिंग में प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो फिंगर्स का इस्तेमाल 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे लोगों को देखेंगे उंगलियों पे जोड़ते हुए, यानी वहां पे मैथमेटिकल काउंटिंग में प्रॉब्लम है। डिफिकल्टी विद मैथमेटिक कॉन्सेप्ट्स एंड रीजनिंग एंड कांट सॉल्व प्रॉब्लम। देखिए, जिस व्यक्ति को यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, कांट सॉल्व प्रॉब्लम को आप याद रखिएगा क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम? क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम। क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम की बात है यहाँ पे, क्वालिटी ऑफ प्रॉब्लम की बात नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो लाइफ रीजनिंग को भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम में समस्या हो सकती है उन्हें, रीजनिंग में समस्या हो सकती है, जिसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट गड़बड़ होगा उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में उसको प्रॉब्लम हो सकती है। स्विचिंग टू यूज द रॉन्ग साइन मिडवे थ्रू अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। गलत साइन, गलत प्रतीक, गलत सिंबल का इस्तेमाल करना, ये जनरल देखा जाएगा, यानी कि इसकी जगह पे इसका इस्तेमाल कर देना, घूम जाएगा सिंबल। इनकरेक्ट रीग्रुपिंग प्रोसीजर, बिल्कुल गलत रीग्रुपिंग प्रोसीजर। मतलब भाई ये यहां पे और ये यहां पे होना चाहिए था शायद, इसलिए कर क्या दिया, उल्टा कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, या फिर ये ऐसे करके ऐसे और 4 + 3 होना चाहिए था, पर कर क्या दिया, ये कर दिया। इसकी तो जरूरत ही क्या है ना। मिस अलाइनमेंट ऑफ डिजीज, यानी डिजिट्स, जो डिजिट्स हैं उनका मिस अलाइनमेंट, गलत जगह पे लिख देना।
अब ये गलत जगह पे कैसे लिखी जाती है? फॉर एग्जाम्पल 3113 लिखा हुआ है और जब लिखा तो 1331 लिख दिया, ये हुआ मिसअलाइनमेंट। कंप्लीटिंग द अरिथमेटिक प्रोसीजर इन द रॉन्ग डायरेक्शन, यानी कि लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, ऑर्डर, सब्ट्रैक्ट स्मॉलर फ्रॉम लार्जर नंबर। बड़े नंबर से छोटे नंबर को जनरली घटाया जाता है, यहां पे उल्टा करने की कोशिश करेगा, छोटे से बड़े को घटाएगा। ऊपर से नीचे ऑर्डर जो है वो सही नहीं होगा, नीचे से ऊपर का ऑर्डर गलत होगा, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं लिखने का ऑर्डर गलत होगा, ये प्रॉब्लम हो सकती है। एंड पुअर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट, ये तो सबसे गड़बड़ होगा। ये तो आप अपनी क्लास में भी ढूंढ सकते हैं बहुत सारे लोगों को जिनको ये नहीं समझ में आएगा कि 1/4 और 3/4 में कौन सा बड़ा है। यानी ये कॉन्सेप्ट जो है ये तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। और 1/4 रिप्रेजेंट क्या करता है, ये समझाने में अंकुर सर को कुछ घंटे भी लग जाएंगे, कुछ बच्चों को तो ये 25% होता है। बाद में कहेंगे थोड़ा करके हाँ ठीक है कुछ होता है, 1/4 याद कर, क्या करेंगे? कहीं कहीं समस्या हो सकती है। और फिर पर इसका मतलब ये नहीं कि उसका सारा एरिया ही गड़बड़ है। हाँ, डायरेक्शनल सेंस वही है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, है ना। और डायरेक्शनल सेंस बिल्कुल सही। तो अब इसका ओवरऑल प्रभाव कहां पड़ेगा? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये जो डायरेक्शन है ये भी प्रॉब्लमेटिक होंगे, इसकी बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ड्यूरिंग दी फर्स्ट 2 or 3 years of elementary school, a child with poor mathematics skill may just do it by relying on rote memory। याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो रोट मेमोराइजेशन कर लेते हैं मैथमेटिक्स का भी पहले 2-3 साल में, तो हमें इसको नहीं करवाना है, कोशिश करनी है ये ना करना। बट सून एज मैथमेटिक प्रॉब्लम्स रिक्वायर डिस्क्रिमिनेशन एंड मैनिपुलेशन, ध्यान रखिएगा मैथमेटिकल प्रॉब्लम में 2 चीजें बहुत जरूरी होती हैं, एक होता है डी और एक होता है एम। डी यानी कि डिस्क्रिमिनेशन यानी अंतर करना, और मैनिपुलेशन डेटा को मैनिपुलेट करना, हिलाना, एक जगह से दूसरी जगह रखना, 2 चीजों को कंपेयर करना। ऑफ स्पेशल एंड न्यूमेरिकल रिलेशन, मैनिपुलेशन ऑफ स्पेशल, एक स्पेस से दूसरे स्पेस में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें एक प्रॉब्लम दी जाए और वो प्रॉब्लम है x बटे में √2 बराबर 4 को सॉल्व कीजिए, तो हम क्या करेंगे? साधारणतः अब यहां पे हमें मैनिपुलेट करना पड़ेगा। हम करेंगे कि भाई x बटे √2 को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे √2 से ऊपर और √2 से नीचे। इससे करने से क्या होगा? ये हो जाएगा x √2 बटे में 2 इक्वल टू 4। आसान हो गया। तो x √2 इक्वल टू 4 × 2 इक्वल टू 8। जिसे समझ में आ रहा है उसको डिस्कैलकुलेट नहीं है, जिसे नहीं आ रहा समझ में, समझ लो क्या है फिर उसको। तो यहां पे हो गया x बराबर 8 बटे में √2। मजेदार है ना, कर दिया हमने। हम तो ऐसे कर देते हैं, बच्चा क्वेश्चन है तो हमारे लिए तो मैथमेटिकल डिफिकल्टीज आर अफेक्टेड किसमें? स्पेस में और न्यूमेरिकल रिलेशंस में। इन ओल्डर चिल्ड्रन 3rd grade एंड अबव, तीसरी और ऊपर की कक्षाओं में मेजर इंपेयरमेंट आर एविडेंट इन रैपिड रिट्रीवल। याद रखिएगा, रैपिड रिट्रीवल ऑफ नंबर फैक्ट्स, ये प्रॉब्लम होती है तीसरी और ऊपर की कक्षाओं में। कभी कभी कक्षा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वहां के लिए आपके लिए काम आएगा, ठीक है ना। एंड इन सॉल्विंग मोर कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक प्रॉब्लम, मोर कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक प्रॉब्लम यानी कि ये तो पता था कि 15 5 से ज्यादा है, ये भी पता था कि 15 में अगर 20 जोड़ा जाए तो उतना ही डिफरेंस रहेगा जब 5 में 20 जोड़ा जाए तो। लेकिन जब ये कहा गया कि राम और उसका भाई दोनों की उम्र मिलाकर के 20 साल है और 20 साल बाद राम और उसके भाई दोनों की जो उम्र है उसके बीच का अंतर कितना हो गया यार? 10 वर्ष हो गया। तो बताइए कि राम और श्याम की उम्र क्या है? अब ये गड़बड़ हो गया। कहानी तो वही है ना, 5 और 15 हो गया 20, दोनों की टोटल उम्र हो गई 20 साल बाद, यानी उसमें एक की में 20 जोड़ दो और दूसरे की में 20 जोड़ दो, तो उससे जो आउटपुट निकलेगा लीनियर इक्वेशन निकलेगी। एक्स काट देना, वाई निकल जाएगा, वाई से फिर एक्स निकल जाएगा। लेकिन ये मुश्किल हो गया उससे, क्योंकि वो उस फेज में समझ नहीं पा रहा और ये समस्या बड़ी हो गई है ना। तो ये आपको ऊपर की क्लासेस में, आगे आने वाली क्लासेस में ये समस्याएं देखने के लिए मिलेंगी। जैसे गड़बड़ देखो, 100 + 100 = 200, 10 + 13 = 16। अबे ये कैसे हुआ? यही सोचोगे ना। 6 + 5 = 8, ये तो भयंकर है। 2 + 3 = 5, यानी ये ठीक है, ये ठीक है। यहां गड़बड़ क्यों हो रही है? क्योंकि बड़े करेक्ट से नंबर नहीं आ रहे। ये कैलकुलेशन देखो, खैर ये तुम्हें दिख नहीं रही होगी, और दिख रही हो तो अपने आप देख लेना क्या मजेदार कैलकुलेशन की है। ये तो बहुत ही लाजवाब है। ये 4 देखो कितना इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है, नोटबुक में से है भाई, ध्यान रखना। ये देखो 3 + 3 = तो 6, ठीक है। 6 + 5 =, लेकिन ये बराबर का साइन कहां है? गायब। ये सारी प्रॉब्लम किसकी है? डिस्कैलकुलिया वालों की है, ठीक है ना। ये सारे केस डिस्कैलकुलिया के। यहां पे क्या किया जा रहा है? नंबर कहां भाग रहे हैं? इधर देखो, ये देखो, ये किधर पहुंच गया। ये समस्या सॉल्व हुई है, समस्या बड़ी है, ये तो बिल्कुल ही लाजवाब है ना। तो अपने आप ढूंढ लेना, ये सब डिस्कैलकुलिया है।
असेसमेंट की बात करते हैं जिससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, मजे नहीं लेना हमें बच्चों की। स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शंस इज नेसेसरी टू मेक दिस डायग्नोसिस। सबसे पहली बात आपको क्या करना होगा, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग का स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट करना होगा, डायग्नोस कहते हैं इसको। द फर्स्ट इज की मैथ डायग्नोस्टिक अरिथमेटिक टेस्ट। याद रखिएगा, की मैथ डायग्नोस्टिक अरिथमेटिक टेस्ट यानी के डैट के रूप में जाना जाता है। ये measures several areas of mathematical including knowledge of mathematical content, functions and computation. It is used to assess children in grade 1 to 6. की मैथ कहाँ यूज होता है, पहली कक्षा से लेकर के छठी कक्षा के बीच में होता है की मैथ यूज, राइट। और की मैथ डायग्नोस्टिक अरिथमेटिक टेस्ट जो है ये दुनिया भर में यूज किया जाता है प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए। दूसरे देशों में लोग स्कूल से खरीदते हैं ये देखने के लिए कि मैथमेटिकल प्रॉब्लम तो नहीं, मैथमेटिक्स से सारा खेल हो रहा है। वुडकॉक जॉनसन अचीवमेंट बैटरी थर्ड, हमने इसकी पहले भी बात की थी, इसका इस्तेमाल डिस्लेक्सिया के रूप में भी किया जाता है एक डिफरेंट वे में। टेस्ट ऑफ अर्ली मैथमेटिकल एबिलिटीज, उसकी अर्ली मैथमेटिकल एबिलिटीज के लिए क्या हो जाते हैं, डिफरेंट तरीके के टेस्ट डेवलप किए जाते हैं जिसमें इसका नाम ही है टेस्ट ऑफ अर्ली मैथमेटिकल एबिलिटीज, जिसमें कि प्लस माइनस डायरेक्शंस और राइट लेफ्ट को समझाया जाता है। टीचर एकेडमिक अटेनमेंट स्केल बहुत महत्वपूर्ण है। टास्क का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, यहाँ पे ये इस्तेमाल किया जाता है कि जो टीचर्स हैं जो हेल्प करते हैं बच्चे की, तो उनकी कोऑर्डिनेशन को चेक करने के लिए किया जाता है। टीचर एकेडमिक अटेनमेंट स्केल, इसमें बच्चा जो टीचर जो होता है ना, वो खुद पहले टीचर की ट्रेनिंग होती है, फिर टीचर टेस्ट बनाता है, वो उसकी एकेडमिक अटेनमेंट को जांच करने के लिए बनाता है, उसी से उसके मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग के बारे में पता चल जाता है, ठीक है ना, याद रहेगा। हाँ, की मैथ जो है वो आज की डेट में शायद कुछ प्राइवेट स्कूल यूज करते हो तो करते हो, पर गवर्नमेंट स्कूल यूज नहीं करते क्योंकि महंगा टेस्ट है। दूसरी बात कल्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं। हमारे यहाँ पे तो जनरली जो है निमांस ही यूज करता है, जो टेस्ट यूज करता है, और वो मैंने आपको एक एग्जांपल दे ही दिया था, वही है जो डिस्लेक्सिया या डिस्कैल्कुलिया के रूप में बेसिक लेवल पे जज किया जाता है। बाकी तो हमारे यहाँ हम सब भगवान है ना, ऑब्जर्व करके अंदाजा लगा लेते हैं। मैथ्स एंजाइटी में बी असेस्ड ड्यूरिंग चाइल्ड सेल्फ रिपोर्टेड मैथ एंजाइटी स्केल। याद रखिएगा, सेल्फ रिपोर्टेड मैथ्स एंजाइटी स्केल होता है जिससे मैथ्स एंजाइटी को देखा जाता है। यही है 11 आइटम का जो टेस्ट है जिसको कि 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट पे कंडक्ट करके ये पता चला है कि जो फीमेल है उनमें मैथ्स एंजाइटी हाई होती है। मैथ्स एंजाइटी क्वेश्चनियर कहते हैं इसे, MEQ, याद रखेंगे इसको। एब्रिविएटेड मैथ्स एंजाइटी स्केल फॉर चिल्ड्रन, इसमें 9 आइटम्स होती हैं, ये इसकी ऑक्सिलरी है, इसके बाद इसे किया जाता है। हेल्थ न्यूमरेसी इन एडल्ट में बी असेस्ड यूजिंग सब्जेक्टिव न्यूमरेसी स्केल, टेस्ट ऑफ फंक्शनल हेल्थ लिटरेसी इन एडल्ट, टॉफला कहते हैं इसे, और रैपिड एस्टिमेट ऑफ एडल्ट एडोलसेंट लिटरेसी इन मेडिसिन। ये रियाल का इस्तेमाल बहुत बड़े बच्चों पे किया जाता है, यानी कि 7वीं 8वीं कक्षा के बाद में बच्चों पे स्पेसिफिक कंडीशंस के केस में। बाकी सब यूज किए जा सकते हैं, आप अगर चाहें तो इनका इस्तेमाल इनको याद कर सकते हैं, पहले पेज वाले बहुत महत्वपूर्ण थे, ये बात क्लियरली बता दूं आपको। बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो साइको एजुकेशन अबाउट द डिसऑर्डर एंड इट्स लॉन्गर टर्म इंप्लीकेशन इज एन असेसमेंट एसेंशियल फर्स्ट स्टेप। सबसे पहली बात साइको एजुकेशन, सबसे पहली बात जब हम बात करते हैं साइको एजुकेशनल अबाउट द डिसऑर्डर एंड इट्स लॉन्गर टर्म इंप्लीकेशन इज एन एसेंशियल फर्स्ट स्टेप, ये सबसे पहला स्टेप होगा। वन का इस्तेमाल अब नहीं होता, आपने पढ़ा है पुराने समय से, लेकिन अभी नहीं होता। हाँ। आज फिर लेट मैंने तो बुलाया थोड़ी था, जेबा घर से तो पढ़ना था, डोंट डू दिस यार। मैथमेटिक्स डिफिकल्टीज आर बेस्ट रेमेडिएटेड विद अर्ली इंटरवेंशंस दैट लीड टू इंप्रूव्ड स्किल इन बेसिक। सिंपल फंडा तो ये है कि आप शुरुआत में जितना शुरुआत में पहचान करेंगे उतना बेहतर आउटकम रहेगा। The presence of specific learning disorder in reading along with mathematics difficulties can impede progress. However, children are quite responsive to remediation in early grade school. अगर जल्दी से पता लगा लें तो आप ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, और जब ज़्यादा हेल्प करेंगे, शुरुआत में इंटरवेंशन देंगे, तो वो धीरे धीरे बच्चा उसमें कोप कर जाता है, उसका अपना एक ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन होता है ना। Effective educational techniques for children with mathematics disorder are those which incorporate, कौन से तरीके यूज करने हैं? एक तो भाई रीइंफोर्समेंट, आपने अगर कुछ भी, अगर बच्चे ने अगर प्राप्त किया है, कुछ भी सीखा है, मुझे लगा आप वेरिएबल और नॉन वर्बल मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, वो अब यूज नहीं होता है। अच्छा, वो भी फॉर्मल लेवल पे, हाँ फॉर्मल लेवल पे होना चाहिए, लेकिन फॉर्मल लेवल पे होता कहाँ यार। हमारे यहाँ पे तो जो टीचर है ना वो भगवान है, वो देखते हैं, कहते हैं कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम है, कॉपी चेक करके अंदाजा लगा लेते हैं, कहते हैं, और उन्हें ये भी पता चल जाता है सीवियरिटी कितनी है। तो ये बड़ी मजेदार सी चीज़ है, लेकिन आजकल इस पर ध्यान दिया जाने लगा है। और निमेंस का टेस्ट मैंने देखा था कि कुछ एक इंस्टीट्यूशन में जरूरी कर दिया गया है सभी बच्चों के लिए तैयार करना और फिर उसको कंडक्ट करवाना भी। तो अगर इसके लिए एक सेंट्रलाइज बॉडी हो और वो अगर इस पर ध्यान दे
तो ठीक रहेगा। यावर्जन इंस्टीट्यूशन ने इस पर बड़ा क्लियरली बोला था कि ऐसा होना चाहिए कि जितने भी स्पेशल एजुकेटर्स हैं जो कि उनके संस्थानों से किसी भी संस्थान से निकल के जा रहे हैं, उनकी रिपोर्ट उन्हें अपने इंस्टीट्यूशन में देनी चाहिए, उन्हें अपने इंस्टीट्यूशन में देनी चाहिए उनकी रिपोर्ट। और वो जो रिपोर्टिंग करते समय उन्हें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने हर 6 महीने में उन्होंने कौन से टेस्ट कंडक्ट किए, उसका आउटकम क्या निकला और कितने बच्चे स्पेशल के हैं, कैसे कर रहे हैं, ये होना चाहिए। तो लेकिन ऐसा गवर्नमेंट शायद लागू नहीं कर पा रही है ठीक तरीके से। अ कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट टीचिंग हमेशा ही होनी चाहिए, लेकिन हाँ स्पेशली स्पेशल किड्स के केस में कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए, मतलब कि वस्तुएं पकड़ा दो, ये 1 ये 2 ये 3, तो इससे थोड़ा सा बेटर होगा। थिंक अलाउड प्रोसेस हमेशा बोल बोल के पढ़वाइए, है ना, मन में मत करवाइए। तो वर्बलाइजेशन वाइल प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो उनसे वर्बलाइज करवाइए। क्रिएटिव स्ट्रैटेजीज एंड नेमोनिक्स फॉर सीक्वेंशियल प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाँ क्रिएटिव स्ट्रैटेजीज लगानी होंगी, कुछ नेमोनिक्स बनाने पड़ेंगे, बड़े शब्दों के लिए छोटे छोटे शब्द बनाने पड़ेंगे, है ना, जैसे मुझे लगा कि वो नेमोनिक्स से लिखा हुआ है। फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग ऑफ द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस एंड टीचिंग स्किल, लगातार मॉनिटरिंग होनी चाहिए, एक प्रोफाइल मेंटेन होना चाहिए, इंडिविजुअल प्रोफाइल होना चाहिए, साथ में एनेक्डोटल रिकॉर्ड होना चाहिए, उसके द्वारा ही आप हेल्प कर पाएंगे। और फिर आईपी की तो जरूरत होती ही है। प्रोजेक्ट मैथ्स बड़ी मजेदार चीज है। प्रोजेक्ट मैथ्स मल्टीमीडिया सेल्फ इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, याद रखिएगा क्या है, मल्टीमीडिया सेल्फ इंस्ट्रक्शनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है प्रोजेक्ट मैथ्स। सेवरल प्रॉमिसिंग कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स जो कि नंबर वर्ल्ड, नंबर रेस हैव बीन डेवलप्ड, इनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इन सोशल एरेना आल्सो हेल्प्स इन मैथमेटिक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जिसको लेकर के बहुत सारी एक्टिविटीज करवाई जा सकती हैं, जिनमें कि हम मैथ्स की प्रॉब्लम नहीं, बेसिकली हम आज की डेट में किस पे काम करें, ट्रांसवर्सल स्किल्स पे काम करें। Behavioral strategies, that is relaxation training, systematic desensitization, visualization of successful maths performance have been found to be effective for maths anxiety. Behavioral strategies होनी चाहिए जिनका इस्तेमाल किया जाए relaxation strategy के रूप में, जहाँ पे anxiety है उसको कम करवाने के लिए। Systematic desensitization जो कि जोसेफ वॉल्फ ने दी थी। Visualization of successful maths performance, visualization याद रखिएगा, यहाँ पे वैन हीले की थ्योरी बहुत काम करती है। अगर स्टूडेंट्स अगर उसको पढ़े तो जो मतलब टीचर एजुकेटर है वो उसको पढ़े तो वो ठीक से लगा पाएंगे। थैंक यू। इसके बाद हम लोग आएंगे स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर विद इम्पेयरमेंट इन रिटन एक्सप्रेशंस। इतना काम करना है, इसके अलावा फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले सेक्शन में जब हम आएंगे तो रिटन एक्सप्रेशंस को लेकर के यानी डिस्ग्राफिया और डिस्प्रैक्सिया की बात करेंगे। तो आज हम मैथमेटिकल डिसेबिलिटी को कंप्लीट कर पाए और कल वाला सेशन थोड़ा सा लंबा रखेंगे ताकि इसको सेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। अब के बाद जितने भी सेशन होंगे रोज होंगे, लेकिन उनमें हम एक एक सेक्शन को लगातार कंप्लीट करना चाहेंगे। अगर कल का सेशन नहीं हो पाया तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा, क्योंकि सैटरडे और संडे का है कर्फ्यू, और अगर सिचुएशन ऐसी हुई कि मैं अपने स्टूडियो तक नहीं पहुंच पाया या पुलिस वालों ने इंस्टीट्यूट को बंद ही रखने के लिए कहा, तो इन दैट केस शायद आपके साथ सेशन नहीं होगा, अदरवाइज सेशन कल होगा। संडे तो मैं आपको बता देता हूं, संडे को आपका सेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। उस दिन हम रखेंगे अपनी छुट्टी। इस बार, अगली बार का मुझे भी नहीं पता, लेकिन इस बार छुट्टी रखेंगे, थोड़ा हम रेस्ट करेंगे। कल आपके सेशन की पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके सेशन कंडक्ट कर सकें। अब आप अपने समस्याओं को मेरे समक्ष रख सकते हैं और हम अब इस पटल पे आपकी समस्याओं का डिस्कशन कर सकते हैं। बताएं, मजा तो आया होगा? बताएं। ये कहाँ गई ये लड़की? बता दीजिए, किसी की कोई प्रॉब्लम थी, मैं देख नहीं पाऊंगा अभी इसको, तो अभी आपको ही बताना होगा। बताएं बताएं। अच्छा ठीक है, आई विल कॉल एंड देन टॉक। मेरी समस्या ये है सर, मैं लेट हो जाती हूँ, पर काट दो भाई, खत्म कर दो, इस सेशन में काम का नहीं है, क्योंकि तुम लोग के पास कोई जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये समस्या मैं कैसे हल करूँ कि तू लेट हो जाती है? कोई बात नहीं अमीमा, आई विल टॉक टू यू, यू मैसेज मी, टॉक नहीं, मैसेज करना, मैसेज। ए भाई खत्म करो, बंद करो यार सेशन, डोंट डू दिस।